इस कहानी पर कुछ मेरी कलम से। जागीर में जो मिला वो कमजोर ठिकाना है। खुद पे ना हो यकीन तो जीवन बेगाना है। जो माँ बाप अपनी बेटी का विवाह लड़के की योग्यता उसका चरित्र देखकर करते हैं वो हमेशा खुश रहती है। लेकिन जो लड़के के बाप दादा की जायदाद देखकर बेटी का विवाह करते हैं उसका जीवन कैसा होता है, आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी बहुत ही मज़ेदार कहानी विरासत में। ये रिश्ता मेरे लिए रेवती बुआ लेकर आई थी। उन्होंने अम्मा से कहा, भाभी लड़के की लड़की पर मत जाओ, वो तो बस यूं ही शौकिया कर रहा है। घर में भगवान का दिया सब कुछ है। बाप दादाओं की हवेली देखती रह जाओगी। पुरानी ही सही, घर में कार भी है। ये आखिरी तीर एकदम निशाने पर लगा था, क्योंकि अब तक मेरे घर में जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी किसी के घर में कार नहीं थी। अम्मा ने एकदम हाँ कह दी। भैया ने कहा, सब पुरानी रईसी के झांसे हैं, इनमें कोई दम नहीं, दूर के ढोल हैं। पर हवेली तो सामने नजर आ रही है ना, कितनी पुरानी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब बन पड़ेगा मरम्मत करा लेंगे। आजकल इतनी लंबी चौड़ी जगह तो सपनों में भी ना दिखे। लोग 2 कमरों में जिंदगी गुजार देते हैं। ये तो अपने कम्मों के भाग हैं जो इतना अच्छा घर वर मिल रहा है। हम मना करेंगे तो हम ही पछताएंगे। उन्हें क्या रिश्तों की कमी पड़ी है? पुराने जागीरदार हैं। कहते हैं ना, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। और शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार घर में पांव रखा तो ऐसा लगा किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गई हूँ। चंद्रकांता सरीका कोई महल सजीव हो उठा हो। बड़े बड़े हॉल, दालान, चौक बड़े गर्व से ये घूम घूम कर मुझे दिखा रहे थे और मेरा दिल बैठा जा रहा था। गृहस्थी की नई नवेली कल्पनाएं उस भूल भुलैया में खो सी गई थी। उस आघात से उबरने में मुझे थोड़ा समय लगा। आखिर मैंने खुद को ठेल ठाल कर इस चुनौती के लिए तैयार किया। इस वीराने को घर की शक्ल देना एक चुनौती ही तो था। प्रयास अब तक जारी है, मगर ये मकान अपने ऐतिहासिक स्वरूप से बाहर आना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसके मकान मालिक यानी मेरे श्रीमान जी इसके पारंपरिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए मेरी सारी कोशिशें नाकाम जाती हैं। घर में मैं सिर्फ क्यूरेटर की हैसियत से रह सकती हूँ। 4 कमरे भी रहने लायक नहीं है, या यूं कहूँ सिर्फ 4 कमरे ही ऐसे हैं जिसमें किसी तरह रहा जा सकता है। बाकी तो मिट्टी के ढेर में बदल रहा है। आंगन में बैठकर लगता है 16वीं सदी में आ गए। समस्त भूभाग में मानवेतर जीव जंतुओं का आना जाना निर्बाध रूप से लगा रहता है, जिससे जान सांसत में बनी रहती है। भारी भरकम सामान इधर उधर फैला है, जिसे बेचकर इतने पैसे आ सकते हैं कि 3 कमरे खड़े किए जा सकते हैं। मगर बेचने का नाम लेना भी गुनाह है। बुजुर्गों की ये निशानियां हमें इसी तरह कलेजे से लगा कर रखनी होंगी। भीतर वाले हॉल में जो बड़ा सा छप्पर पलंग पड़ा है वो मेरी सास की ददिया सास के पीहर से मिला था। उसके आकार प्रकार को देखकर लगता है वो जरूर किसी बड़े खानदान की रही होंगी। उन लोगों के लिए बड़ी श्रद्धा उपजती है जो इस पलंग को ढोकर हॉल तक लाए होंगे। जरूर वो महाबली भीम के वंशज रहे होंगे। हॉल में बस पलंग ही पलंग नजर आता है। दिन में मैं सारी खाटें इसके नीचे सरका देती हूँ। पिंकी की गुड़िया की जब शादी होती है तो पलंग के पायों से तोरण सजाकर मंडप भी बन जाता है। एक कहानी है कि कुछ मूर्ख कुतुब मीनार देखने गए। एक ने कहा, ये कुआं है जिसे उल्टा कर दिया गया, तो दूसरे ने कहा, ये मीनार जमीन में बनाई गई होगी और फिर इसे खड़ा कर दिया गया। मैं उन मूर्खों की जमात में शामिल नहीं होना चाहती, मगर जरूर लगता है कि पहले ये पलंग आया होगा, उसके बाद इस हॉल की दीवारें खड़ी की होंगी, वरना ये पलंग अंदर घुसा कैसे? चूहों की कृपा से गद्दों का नामो निशान मिट गया है। एक पुरानी मसहरी भी है जिसमें इतने बड़े छेद हैं कि मच्छर तो क्या चूहे भी घुस जाए, मगर उस पर बने पुराने फूल अब भी मन मोह लेते हैं। रसोई के पास रखी एक टेबल है। उस जमाने में टेबल पर खाने का रिवाज तो था नहीं, फिर ये टेबल कैसे बनी ये शोध का विषय हो सकता है। मेरे बच्चों का कहना है कि गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने ये मेज परदादा को इनाम में दे दी होगी। खैर, अतीत जैसा भी रहा हो, वर्तमान बड़ा यशस्वी है। गर्मी के दिनों में मेरे 3 बच्चे इस पर बड़े मजे से सो जाते हैं। पूरे मोहल्ले की औरतें इसका इस्तेमाल बड़ी पापड़ चिप्स सुखाने के लिए करती हैं।
और पड़ोसी धर्म के नाते कुछ न कुछ तो दे जाती हैं जो साल भर चल जाता है। स्कूल के वार्षिक उत्सव और गांव की रामलीला में ये बतौर स्टेज इस्तेमाल होती है। बाकी समय से प्लास्टिक से ढक देती हूँ। बाहर वाले कमरे में एक बड़ा सा जाजम बिछा है। कम से कम उखड़ा हुआ फर्श तो वो ढक ही देता है। उसे धुलवाना, रंगवाना या झटकना हमारे बस के बाहर है। फलता उसका रंग कमरे के रंग से एकाकार हो गया है। एक नई मेहरी आई जिसने उसे भी लीप डाला। कितनी मुश्किल से गोबर छुड़ाया गया उस जाजम से, ये एक अलग ही कहानी है। घर में लकड़ी की 2 बड़ी पेटियां हैं। पहले उनमें जो भी रखा रहा हो, अभी मैंने उसमें अपनी गृहस्थी का सारा सामान भर दिया है। बच्चे छोटे थे तो उसमें बस का खेल खेलते थे, अब शायद नाती पोते खेलेंगे। हॉल में एक रेडियोनुमा डब्बा है। ट्रांजिस्टर के युग में वो भी दैत्याकार ही लगता है, पर आवाज चींटी भर भी नहीं निकालता। उसे बेचने की सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि पता है उसके लिए ग्राहक मिलना असंभव है। ठीक है, पड़ा रहे। उतने हिस्से की चूने झड़ी दीवार को तो ढक ही लेता है। एक पुरानी घड़ी ईमानदारी से दीवार को थामे हुए है। समय से चाबी दे दी जाए तो समय भी बताती है, पर डायल इतना गंदा है कि अक्षर ठीक से नजर नहीं आते। कई बार सोचा उतार कर साफ करूं, पर डर लगता है कहीं घड़ी उतारने में दीवार ढह गई तो क्या होगा। बेत की 6 कुर्सियां भी हैं। बहुत सुंदर बनावट है, मगर उनकी बुनाई के तार खुलकर वृक्ष की लटों की तरह लटक गए हैं। बुनाई वाले जब भी गुजरते हैं उन्हें बुलाती हूँ, मगर उनकी मजदूरी सुनकर चक्कर आ जाता है। लगता है इससे अच्छा तो नई 4 कुर्सियां खरीद लें, मगर श्रीमान जी राजी ही नहीं होते। कहते हैं घर में इतनी सुंदर कुर्सियां हैं तो खादी भंडार से गद्दियां लाकर उन जटाओं को ढकने का प्रयास करती रहती हूँ। एक पुरानी साइकिल भी है जो ससुर जी ने श्रीमान जी को मैट्रिक पास होने पर दिलवाई थी। अब तो बेटा भी मैट्रिक कर चुका है। अब तक फ्रेम छोड़कर उसका सारा पुर्जा बदला जा चुका है, मगर ऐतिहासिक महत्व के कारण अभी भी घर में बनी हुई है। एक बड़ी सिल भी थी जो सास के जमाने में सिल रही होगी, मगर अब मैंने उसे नहाने की चौकी का स्थान दे दिया है। 5 किलो कोयले का भोग लगाने वाली बड़ी बड़ी अंगीठियां भी हैं। उन्हें तो मैंने मचान पर चढ़ा दिया है। शादी ब्याह में लोग मांग कर ले आते हैं। बड़े बड़े कांच के मर्तबान बड़ी समस्या है। 35 रुपए किलो के हिसाब से आम, 40 रुपए किलो के हिसाब से तेल और मसाला अलग ला कर डालती हूँ तो सब मर्तबान के पेंदे में ही इकट्ठा हो जाता है। थालियां इतनी बड़ी हैं कि बच्चों का हाथ दूसरे छोर तक न पहुंचे। इन थालियों के लिए तो 56 भोग चाहिए। इस महंगाई के जमाने में मुंह चिढ़ाती सी लगती है। पीतल और तांबे की बड़ी बड़ी गागरों ने सहस्त्र धारा का रूप ले लिया है। इनसे कहती हूँ बेचना ना भी हो तो मंदिर में दान कर दो, अभिषेक का ही पुण्य मिलेगा। बर्तनों की बात तो फिर भी समझ में आती है। वो हम दो, हमारे दो का जमाना तो था नहीं। 3-4 पीढ़ियां साथ में रहती थी। उस जमाने में परिवार सच्चे अर्थों में परिवार होते थे। उस समय इतने बड़े बर्तन काम में आते रहे होंगे, पर झूला वो तो सामान्य आकार का होना चाहिए। उसे मैंने खटोला बना लिया है। धूप में डालकर उस पर बैठकर बुनाई करती हूँ। और हाँ, इस रिश्ते का खास आकर्षण वो कार, उसके बारे में तो बताना भूल ही गई। शादी के पहले मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। कार वाला पति पाकर मैं धन्य हो गई थी। बिटिया कार में विदा होगी, इस खुशी में अम्मा रोना भूल गई थी। सहेलियां मुझसे जलने लगी थी। वो भी कोई ऐसी वैसी कार नहीं थी। उसी कार में मेरी सास भी विदा हुई थी। ऐसी शुभ लक्ष्मी मोटर में बैठकर तो मेरा कलेजा गज भर का हो गया, मगर उस मोटर ने तो कन्या पक्ष की बल परीक्षा ले ली। उसे धक्का देकर गांव की सीमा तक ले जाना पड़ा, तब जाकर स्टार्ट हुई। लोग हाफ रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, मगर किसी की भी आंख में एक आंसू तक नहीं था। ऐसी सूखी विदाई तो किसी कन्या की नहीं हुई होगी। इस गाड़ी को चलाने के लिए पार्ट टाइम ड्राइवर भी नियुक्त है। पार्ट टाइम इसलिए कि फुल टाइम रखने की औकात नहीं। वो भी पार्ट टाइम ड्राइवरी ही करता है, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के बाद वो किसी और गाड़ी को चलाने के लायक नहीं बचा। 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। तब से गाड़ी हमारी अचल संपत्ति बनी हुई है, क्योंकि पति देव को ड्राइविंग नहीं आती। छोटे थे तो पाँव नहीं पहुंचते थे, और बड़े हो गए तो घुटने स्टीयरिंग से टकराते हैं।
एक बार मेरे मन में एक महत्वाकांक्षी योजना उपजी थी। गाड़ी को थोड़ा ठीक ठाक करा लेते हैं तो चुनाव या शादी ब्याह में किराए पर दे देंगे, 4 पैसे की आमदनी ही हो जाएगी। सो स्वर्गीय ड्राइवर जी से कहा कि तसल्ली से बैठकर लिस्ट बना लीजिए, जो भी रिपेयर होना है रिपेयर करा लेते हैं, गाड़ी चल निकलेगी। ये सुनकर वो हंसे। उनका हंसना बहुत कुछ कह गया। उनके गुजरने के बाद गाड़ी लाइब्रेरी में खड़ी है, क्योंकि पिछली बरसात हमारा खंडहर नुमा गैरेज ढह गया और हमने लाइब्रेरी की दीवार गिरा कर गाड़ी अंदर ले ली। जी हाँ, घर में लाइब्रेरी भी है, किताबें भरी पड़ी हैं। मार्क ट्वेन से लेकर एडमंड हेनरी तक सारे अंग्रेजी लेखक यहाँ मौजूद हैं। महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, सुख सागर, प्रेम सागर, चंद्रकांता, न जाने कितने प्राचीन ग्रंथ यहाँ मौजूद हैं, मगर इन्हें पढ़ने का जरा भी शौक नहीं है। पर हाँ, पूर्वजों की इस धरोहर पर अभिमान जरूर है। हर आने जाने वाले को लाइब्रेरी दिखाना नहीं भूलते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मगर मेरा ये शौक कभी पूरा नहीं होता। किताबें उठाते ही धूल की मोटी परत कपड़ों को सराबोर करती है। किताबें खोलते ही पृष्ठ पत्तों की तरह झड़ने लगते हैं। जो चिपके रह जाते हैं उन पर दीमक का अधिकार स्पष्ट दिखता है। कुछ कागज तो इतने जीर्ण शीर्ण हैं कि हाथ लगाते ही चूरा हो जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा कहता है इनमें सेंधा नमक मिलाकर बुद्धिवर्धक चूर्ण के नाम से बेचा जा सकता है, साल भर की फीस निकल आएगी। एक बड़ी सी अलमारी केवल डायरी और फोटो से भरी है। उन तस्वीरों का भी कोई तारतम्य नहीं है। जॉर्ज पंचम के साथ हरिद्वार के कोई महंत गलबैयां डाले पड़े हैं। लखनऊ की बेगम जान है तो विवेकानंद भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है तो वीर सावरकर भी है। 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा परिवार है। राम सीता, शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी के रंगीन चित्र हैं। कुछ काल्पनिक चित्र भी हैं, जैसे गंगा अवतरण, द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी का स्वयंवर, लक्ष्मण शक्ति आदि। 10-20 पारिवारिक चित्र भी है। उस समय ग्रुप फोटो का ही प्रचलन था। हर तस्वीर एक सी लगती है। पिछली कतार महिलाओं के लिए रिजर्व थी। माथे तक घूंघट खींचे, जेवरों से लदी फंदी, सब के सब अपने पतियों के पीछे खड़ी है। कुर्सी पर बड़ी मूछों वाले पगड़धारी पुरुष विराजमान है। आगे की पंगत में गोल गोल टोपी लगाए सारे बच्चे एक से नजर आते हैं। ये कौन कौन है इसका पता पतिदेव को भी नहीं है। वो अपनी फोटो भी नहीं पहचान पाते, पर हाँ, देख कर गदगद जरूर होते हैं। कभी किसी जमाने में ये दीवारों पर सुशोभित रही होंगी, पर आज न इन फोटो में चमक है और न ही दीवारों में इन्हें थामने की शक्ति। इसीलिए अलमारी के अंधेरे कोने में ये अभिशप्त जीवन जी रही हैं। डायरी लिखना इनके खानदान का प्रिय शौक रहा है। इसी पीढ़ी में इस नियम का व्यतिक्रम हुआ है। अब ये डायरियां हिसाब किताब की कॉपी बन गई हैं। इन डायरियों में जन्म, मृत्यु और शादियां दर्ज हैं। जन्म के साथ जातक की कुंडली, मृत्यु की तिथि के साथ 13वीं का खर्च और उपस्थिति दर्ज है। हर बच्चे की शादी तफसील से लिखी हुई है। किसने कितना दिया, किसको कितना दिया गया। पुरानी पीढ़ी व्यवहार कुशल थी। ये डायरियां इस बात की प्रतीक है। मुझे डायरी पढ़ना अच्छा लगता है। इन्हें पढ़कर कुछ समय के लिए मन पुराने जमाने में पहुंच जाता है। उस जमाने का जमा खर्च पढ़कर अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल याद आ जाता है। इतने कम खर्च में तो शायद शादी तब भी ना होती होगी। चाची और ससुर की शादी का हिसाब दर्ज है। गफूर बैंड मास्टर 11 रुपए, महादेव शहनाई वाला 5 रुपए, मिठाई वाला 325 रुपए, बनिया 490 रुपए और सराफा 1180 रुपए। और ये बताते हैं कि इस शादी का चर्चा महीनों तक होता रहा। कभी कभी लगता है कि कोई जादुई छड़ी मिल जाए जिसके स्पर्श से दीवारें फिर से खड़ी हो जाए, तस्वीरें अपनी जगह लग जाएं, घर लोगों से भर जाए, घर के पीछे गायों के झुंड रमाने लगे, मन भर दूध की कढ़ाई चढ़े, बारात में 10 किलो आटा सने, दालान में 60-70 थालियां लगे। एक बार, बस एक बार उस विराट विश्व में सांस लेना चाहती हूँ। और कुछ हो ना हो, वो बाजार भाव ही कुछ समय के लिए लौट आए तो मैं पिंकी के हाथ पीले कर पाऊं। तो आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जो अपने माँ, पिताजी, दादी, दादा या परदादा के ज़माने का सामान बड़े गर्व से दिखाते होंगे। भले ही उसका कोई इस्तेमाल हो या ना हो, उसे संभालना अपने आप में एक कष्टकारी काम हो। तो कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय,
अपू सपूत तो का धन संचय। जीवन में हम चाहे जितनी तरक्की करें, जितनी बड़ी हवेली बनाएं, लेकिन अपने बच्चों के आगे ज़्यादा अपनी डींग नहीं हाँकनी चाहिए। अपने बच्चों को हमेशा ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि अपना जीवन, अपना घर अपने दम पर ही बनता है। तो ये बात ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।